हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हम भूकंप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ज्वालामुखी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, अब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपका एक भी सवाल यहाँ से आज मिस नहीं होने वाला है। विश्वास बनाए रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को कोई मैटर संबंध कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है और ऐसे ही अपना विश्वास और टीचर पे और संस्था पे बनाए रखिए। अब तक हमने भूकंप के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ठीक है, ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। वॉल्केनो रोमन सभ्यता, रोम देश में, रोमन सभ्यता में वॉल्केनो एक देवता थे, अग्नि के देवता। ठीक है, उन्हीं के नाम पर पड़ा वॉल्केनो। वॉल्केनो रोम में या रोमन सभ्यता के अंतर्गत एक अग्नि के देवता थे, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? वोल्केनो नाम। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब आप देखिए नाम में ही छुपा हुआ है उसका अर्थ। आप उसको तोड़िए, संधि विच्छेद करिए। ज्वाला का मुख अर्थात जो है मुख, वह छिद्र या वह दरार जहां से क्या निकले? ज्वाला निकले। ठीक है, देखिए वह छिद्र या दरार जिसके सहारे लावा निकलता है, क्या कहलाता है? आपका ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ ज्वालामुखी के अंतर्गत लावा निकलता है या कुछ और भी निकलता है? तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें निकलती हैं। अच्छा देखिए, एक बात और होती है, ये तो ज्वालामुखी है, वह छेद या दरार जिसके सारे क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है, बहुत सारी चीजें निकल रही है। एक क्रियाविधि होती है, ज्वालामुखीयता बोलते हैं उसको। तो ज्वालामुखीयता क्या? वह संपूर्ण क्रियाविधि है जिसके अंतर्गत मैग्मा के बनने से लेकर, मैग्मा के ऊपर चढ़ने से लेकर और पृथ्वी के बाहर क्रस्ट से या भूपर्टी से, धरातल से जो परतें, जहां धरातल पर जो परत कमजोर है वहां से ये मैग्मा जब बाहर निकलता है और फैलता है तो वह संपूर्ण क्रियाविधि क्या कहलाती है? ज्वालामुखीयता। और वह मुख या वह छिद्र या दरार जहां से ज्वाला निकलती है, लावा निकलता है, तमाम चीजें निकलती हैं, वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या ज्वाला, ये देखिए मैंने फिगर बनाने का प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं चीजें आपको एक एक करके समझाता हूँ कि वास्तव में क्या क्या अंतर, क्या क्या चीजें हैं। लोग मोटे तौर पे ये समझते हैं कि ज्वालामुखी में ज्वाला निकलती है, लेकिन ज्वाला नहीं निकलती है। और भी ज्वाला तो निकलती है लावा के रूप में या मैग्मा के रूप में, और तमाम अन्य चीजें निकलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि पृथ्वी के, मान लीजिए धरातल के अंदर की बात है। ठीक है, धरातल के आंतरिक भागों की बात है। अभी आप भूकंप पढ़ चुके हैं तो समझ रहे हैं कि धरातल के नीचे प्लेटों के आपस में टकराने से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये मैग्मा, ये तप्त गर्म मैग्मा होता है, गाढ़ा द्रव होता है। ये मैग्मा जब पृथ्वी से, देखिए ये एक नली के माध्यम से मैंने दर्शाया है कि इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी नली। इस नली के माध्यम से देखिए ये मैग्मा कहाँ हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और ये दरार, अब देखिए, अब ये यहाँ निकलने का मतलब क्या है कि यहाँ पृथ्वी, जहां से ज्वालामुखी का मुख होगा, जहां से छिद्र है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पृथ्वी की सतह कैसी होगी? थोड़ी सी कमजोर होगी। ठीक है, तो देखिए, अच्छा ये देखिए लावा, एक सवाल और आता है आपका। देखिए ये क्या लावा, कि जो गाढ़ा द्रव पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, जो गाढ़ा पदार्थ है, जब वो धरातल के अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मैग्मा बोलते हैं। और जब यही मैग्मा धरातल से बाहर निकल आता है, ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आप लावा बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक और सवाल, क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? तो लिखा हुआ ज्वालामुखी छिद्र, अर्थात जिस, ये जो ज्वालामुखी का मुख है, जिस छिद्र के सहारे लावा निकलता है या अन्य अतिरिक्त चीजें निकलती हैं, उसी को इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्रेटर। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है, आप सारी बातें समझ रहे होंगे। ये आपकी नली है, ये मैग्मा है, और जिस मुख के सहारे ये चीजें निकल रही हैं उसको क्या बोल देंगे? क्रेटर बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ज्वालामुखी का छिद्र। अब हम देखते हैं कि सिर्फ लावा निकलता है या कुछ और भी चीजें निकलती है। तो देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो बात यही है कि क्या निकलता है? आपका लावा निकलता है। दूसरी बात है, लावा के अतिरिक्त क्या क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं, कुछ राख के कण निकलते हैं। ठीक है, और क्या निकलता है? आपका जलवाष्प। एक सवाल आता है कि ज्वालामुखी के द्वारा सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? या ज्वालामुखी छिद्र से या ज्वालामुखी के मुख से या क्रेटर से सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कि सर्वाधिक निकलने वाला पदार्थ क्या है? लावा नहीं है, सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? आपकी जलवाष्प निकलती है।
देखिए धुआंरे, और क्या निकलता है लावा के अतिरिक्त धुआंरे। धुआंरे का मतलब क्या निकलता है, धुआं। ठीक है, धुआं होगा तो जाहिर सी बात है ये ज्वलनशील पदार्थ है, मैग्मा है, लावा है, तो राख भी होगी, तो कुछ राख के आपके कण भी निकलती है। और क्या निकलती है आपकी, गैसें निकलती है। अब देखिए ये हॉट स्प्रिंग या गीजर या गेसर, ये क्या होता है, तो देखिए ज्वालामुखी के जो मुख है उससे आवश्यक नहीं है कि ये सारी चीजें निकले। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए दो तरीके की, अभी मैंने आपको क्रियाविधि बताई ज्वालामुखीता। ये ज्वालामुखीता भी दो टाइप की होती है, एक पातालीय और एक सतही। अर्थात जब सतही का मतलब क्या है, ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये कैसा है, सतही वाला है, कि अर्थात जो लावा है ये सतह से कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और एक क्रियाविधि होती है पाताली, उसको बोलते हैं पाताली। अब पाताली का मतलब क्या है कि जो मैग्मा है ये धरातल के नीचे जब जम जाए, ठंडा हो जाए, तो उसमें बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण होता है। एक सवाल वहां से आता है, तो जरूरी नहीं कि लावा निकले, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वालामुखी के छेद से क्या निकलता है, गर्म जल निकलता है, फव्वारे टाइप का। गर्म जल का मतलब वहां से कभी लावा देखने को नहीं मिलेगा आपको, जलवाष्प के तौर पर, या जैसे नहीं जैसे वाटरफॉल होता है प्रपात, ऐसे ही सेम उस छेद से, ज्वालामुखी के छेद से क्या निकलेगा, गर्म जल। गर्म जल का स्रोत बोल सकते हैं, इसको क्या बोला गया, हॉट स्प्रिंग, या इसी को गीजर बोलते हैं, इसी को गेसर बोलते हैं। अर्थात यहां से क्या निकलेगा आपका, तप्त जल। जब धरातल से प्राकृतिक रूप से तप्त या गर्म जल निकले, वो भी ज्वालामुखी का एक रूप है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग या गीजर या गेसर बोल सकते हैं। अब देखिए ये आपके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हो गए जहां से सवाल अक्सर बनते हैं। जैसे सर्वाधिक कौन सा तत्व निकलता है, तो आप बताएंगे सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, कुछ गैसें निकलती है, राख निकलता है। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट और, जैसे एक अक्सर सवाल आता है कि बम और लेपली में अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बम और लेपली में अंतर, कि बम क्या होता है और लेपली क्या होता है, दोनों का संबंध किससे है, आपके ज्वालामुखी से। थोड़ा सा देखिए जब ज्वालामुखी छिद्र से सबसे पहले जो चीजें निकलती हैं, तो सबसे पहले बड़े बड़े चट्टानों की आकृति या लावा ठोस रूप में आपको देखने को मिलता है। कभी कभी जब गाढ़ा या तरल लावा जब बाहर निकलता है, अंदर मैग्मा है तरल अवस्था में, जब ये बाहर निकलता है तो ये कैसा होता है, जम जाता है, और जमने के क्रम में ये क्या बना लेता है, आपने बहुत सारे पॉइंट पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा वो ज्वालामुखी पर्वत। तो कुछ पर्वत, अभी देखिए हिमालय आपका किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। और ज्वालामुखी पर्वत का मतलब क्या है, जब ये लावा पर्वतीय नुमा संरचना में यहाँ बड़े पैमाने पर क्या हो जाए, जम जाए, तो उसी क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। और जब पठार की आकृति में जम जाए तो उसको ज्वालामुखी पठार बोलेंगे। अब देखिए सवाल, बम और लेपली का संबंध क्या है, तो बास, देखिए बास से क्या होता है, बम। जब ज्वालामुखी छिद्र से या क्रेटर से बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, क्या निकलते हैं, बड़े बड़े टुकड़े। जब ज्वालामुखी छिद्र या दरार से आपके क्या निकलते हैं, बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, पत्थरों के, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, बम बोलते हैं। और लेपली में क्या होता है, लेपली में ये जो टुकड़े हैं इनका आकार कैसा होता है, छोटा, मटर के दानों जैसा। मटर आपने देखी होगी, मटर की आकृति नुमा, मटर के दानों की तरह जब छोटे टुकड़े ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत या ज्वालामुखी के मुंह से या क्रेटर से जब निकलते हैं, तो छोटे टुकड़ों को मटर बोलते हैं और बड़े टुकड़ों को क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के अंतर्गत कुछ संरचनाएं धरातल के नीचे देखने को मिलती है, कुछ ऊपर देखने को मिलती है। तो आप सतही जो ज्वालामुखी का प्रकार था वो आप देख चुके कि उसमें लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं, धुआंरे होता है, ठीक है, जलवाष्प निकलती है, हॉट स्प्रिंग या गीजर निकलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ संरचनाएं ऐसी देखती हैं, इसको बोलते हैं पातालीय ज्वालामुखीता, अर्थात धरातल के नीचे मैग्मा जब जम जाए। मैग्मा का मतलब क्या है, मैग्मा का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि चट्टानों के छोटे सूक्ष्म टुकड़े, अर्थात चट्टानों का पिघला रूप ही क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। चट्टानों की द्रव अवस्था, चट्टाने जो है, आपको पता है, मैंने आपको ताप दाब वाली संरचना वाले कॉन्सेप्ट बताए होंगे कि धरातल के नीचे जाने पर ताप दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर जाने पर क्या पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि
जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो पिछले वीडियोस देखें। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिंदु, कॉन्सेप्ट रहते हैं जो अगले मैटर को कनेक्ट करते हैं। खासतौर पर कुछ ऐसे विषय जैसे साइंस के विषय हैं, ज्योग्राफी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि यदि आपका मैग्मा धरातल के ऊपर बाहर आया था, मान लीजिए सपोज करिए कि अभी आपको पुराना फिगर बना के दिखाया था कि मैग्मा जब धरातल से ऊपर प्रकट हो जाता है और ऊपर लावा यदि जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यदि पठार की आकृति में जमता है तो उसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे दक्कन लावा पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब ज्वालामुखी निर्मित क्या है, पठार है। कुछ आपके पर्वतों की उत्पत्ति भी कैसे होती है, ज्वालामुखी से, अर्थात जब धरातल के ऊपर लावा पर्वतनुमा संरचना में जम जाएगा तो उसको ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे। अब यहाँ कुछ सवाल आते हैं, जब मैग्मा क्या होता है, धरातल के नीचे जम जाए, ठीक है, मैग्मा बाहर निकले ही ना बल्कि धरातल के नीचे ही क्रस्ट में ही क्या हो जाए, उसकी विभिन्न संरचनाएं निर्मित हो जाएं, दब जाए। तो यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, जैसे पूछा जाता है बैथोलिथ क्या है, डाइक क्या है, सिलियासीट क्या है, लोपोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ। आप नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको मोटे तौर पर ये नामों, देखिए जैसे बैथोलिथ है आपका, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, तो नाम लगभग मिलते जुलते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि सब मैग्मा के जमे हुए रूप है, कहां, धरातल के नीचे, ठीक है। अब क्यों जम गए, और कुछ मैग्मा देखा था बाहर निकला है। अब ये कंडीशन डिपेंड करती है ताप और दाब पर, कि यदि दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धरातल के नीचे। आपको पता है मैंने क्या बताया था, ताप और दाब क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए दाब, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो दाब जब कम होगा तो मैग्मा क्या होगा, मैग्मा बाहर निकल सकता है, मैग्मा बाहर निकलेगा लावा के रूप में। और मान लीजिए धरातल के नीचे दाब की मात्रा क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तो दाब की मात्रा जहां जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक हो जाएगी वहां क्या हो जाएगा, मैग्मा जम जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे मैंने एक संरचना लिखी आपकी डाइक। डाइक क्या है, जब धरातलीय मैग्मा, धरातल के नीचे वाला मैग्मा कुछ इस आकृति में, नुकीली आकृति के रूप में जम जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक। अर्थात आप डाइक का संबंध किससे लगाएंगे, जमे हुए मैग्मा से लगाएंगे। बैथोलिथ अर्थात आपको मैंने अभी बताया कि एक ज्वालामुखी पर्वत, मान लीजिए यहां से मैग्मा निकला, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मैग्मा धरातल के ऊपर ऐसे जम जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। शंकु के रूप में जम के ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। मान लीजिए ये पर्वतनुमा संरचना का धरातल के नीचे ही मैग्मा क्या हो जाए, जम जाए, बाहर प्रस्फोटन उसका ज्वालामुखी क्षेत्र के द्वारा ना हो। मान लीजिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ज्वालामुखी क्षेत्र उसी जगह होगा जहां धरातल की ऊपरी सतह कैसी होगी, कमजोर होगी, तभी बाहर निकलेगा। मान लीजिए यहाँ टाइट है धरातल की सतह, चट्टान ठोस है, तो यहाँ मैग्मा नहीं निकलेगा, और ताप तो कारण है ही। तो इस पर्वतनुमा संरचना को क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। क्या है ये, मैग्मा का जमा हुआ रूप है। इसी प्रकार ये देखिए बैथोलिथ कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल धरातल से निकट आ जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल आता है, कुछ पठारी भाग बना देता है, जैसे रांची का आपका पठार देखने को मिलता है। लैकोलिथ ये भी पर्वतनुमा संरचना है, छोटी सी, धरातल के नीचे रहेगी। फैकोलिथ ये आपको सर्पिलाकार दिख रहा होगा, सांप की आकृति के रूप में, सांप। तो ये सर्पिलाकार रूप में जब आपका मैग्मा धरातल के नीचे जमेगा उसको बोलेंगे फैकोलिथ। और इस आकृति में जब मैग्मा जमेगा धरातल के नीचे, ठंडा हो जाएगा मैग्मा, जम जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो उसको लोपोलिथ। और क्षैतिज रूप में कैसे, आपका देखिए बिल्कुल क्षैतिज रूप में एक पट्टी के रूप में यदि मैग्मा जमता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिलियासीट। तो कुल मिला के आप इन शब्दावलियों से परिचित रहें कि डाइक क्या है, बैथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है और लोपोलिथ है। अब आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप एक बैथोलिथ याद हो गया तो आप समझ जाएंगे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ ये कुल मिला के ज्वालामुखी की जमे रूप है। अब बहुत स्टैंडर्ड जो एग्जाम है, आईएएस का है, सिविल सर्विस के एग्जाम, पीसीएस के में, तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक फिगर बना के दे देते हैं, निम्नलिखित में से संरचना है। मान लीजिए एक ऐसी संरचना दे दी, बना के फिगर दे दिया। आईएएस के सवाल में कई बार ऐसे सवाल पूछे, एक ऐसी संरचना दे दी और उसमें एग्जाम्पल देंगे कि निम्नलिखित में से है ये फैकोलिथ, लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक। तो आप समझ जाएंगे कि डाइक की संरचना दे दी, पूछ लिया निम्नलिखित में से एक ज्वालामुखी निर्मित कौन सी संरचना है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इनसे परिचित रहें। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे तो 3 टाइप के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक निष्क्रिय या शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। बेसिकली ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है।
एक सक्रिय ज्वालामुखी, पहला कौन सा हो गया आपका सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, या इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरा टाइप है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है आपका कौन सा शांत ज्वालामुखी। तो बेसिकली ज्वालामुखी के अंतर्गत 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सवाल आते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन से हैं, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, या कभी कभी ज्वालामुखी की स्थिति पूछते हैं कि निम्नलिखित में से यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, कुछ फेमस ज्वालामुखी। तो यहाँ से जो भी आपके सवाल बन सकते हैं वो सब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं किस पर, सक्रिय ज्वालामुखी का। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक्टिव है। देखिए लिखा हुआ है एक लाइन मैंने कि इस ज्वालामुखी में सदैव क्या होगा, उद्गार, अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जहां से हमेशा क्या निकलता रहता हो, मैग्मा या लावा, धुआं, ठीक है, जलवाष्प या आपके जो है हॉट स्प्रिंग, गेसर, गर्म जल, मतलब हमेशा यह ज्वालामुखी कैसा होगा, एक्टिव होगा, ठीक है, सदैव इसमें उद्गार होता रहता है, ठीक है। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि उदाहरणों से ये सवाल पूछा जाएगा आपका। जैसे पहला ज्वालामुखी देखते हैं कौन सा, किलायु। कौन सा ज्वालामुखी देखते हैं, किलायु। ये देखिए किलायु की स्थिति कहाँ है, हवाई द्वीप, यूएसए में स्थित है। यूएसए में उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक द्वीप पड़ता है, कौन सा, हवाई द्वीप। तो ये किलायु कहाँ है आपका, हवाई द्वीप में पड़ता है। और याद रखेंगे कि विश्व का क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा किलायु, ठीक है। दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं हम कौन सा, एटना। एटना नाम से याद हो जाएगा, एटना फॉर इटली, इटली फॉर एटना। तो एटना ज्वालामुखी किसका उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, इटली में पड़ता है, ठीक है। इटली में एक सिसिली द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सिसिली। इटली के सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी स्थित है। अगली बात, स्ट्रोम्बोली, ये भी कहां पर स्थित है, इटली में। और ये किस द्वीप पर है, लिपारी द्वीप पर। अर्थात इटली के 2 द्वीप, एक सिसिली और एक लिपारी द्वीप भी आप देखिएगा, तो द्वीप पूछ लिए जाए, इटली का द्वीप सिसिली, इटली का ही द्वीप कौन सा है, लिपारी। तो लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इस स्ट्रोम्बोली एक अक्सर सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो याद रखेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली कहाँ है आपका, इटली में। ये देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ का मतलब क्या है, ये स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर के आसपास है। भूमध्य सागर आपका रूस, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। इटली के आसपास यूरोप से लगा हुआ है। तो भूमध्य सागर के आसपास होने के कारण जब इस ज्वालामुखी से बड़े पैमाने पर ज्वाला या आपका मैग्मा, लावा निकलता है, आग जैसी संरचना निकलती है गर्म गर्म, तो इस ये लाइट प्रकाश की अपने आसपास के एरिया में क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब काफी रोशनी हो जाती है इसके भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में। इसीलिए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का क्या कहा गया, प्रकाश स्तंभ। और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भूल नहीं सकते आप। एक तो किलायु को नहीं भूल सकते और एक स्ट्रोम्बोली को नहीं भूल सकते। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली। मेरापी अगला सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं। मेरे 2 ज्वालामुखी देखेंगे, एक मेरापी और एक समेरु। मेरापी और समेरु ये दोनों की स्थिति कहाँ है, इंडोनेशिया में। मेरापी और समेरु कहाँ है, इंडोनेशिया में। माउंट एरेबस कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका क्षेत्र में पड़ता है माउंट एरेबस। एरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका में। मैंने आपको बताया था कि कुछ ज्वालामुखी क्या करते हैं, पर्वतों का निर्माण भी करते हैं। माउंट एरेबस अंटार्कटिका। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या है कि कभी कभी उद्गार इसमें होता है। ये देखिए क्या था, सदैव उद्गार होता है, मतलब हमेशा यहाँ से मैग्मा या अन्य जो पदार्थ हैं, ज्वालामुखी वाले पदार्थ हैं, वो निकलते हैं। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होगा,
कभी कभी उद्गार होगा, अर्थात ऐसे समझिएगा ये सुसुप्तावस्था में रहता है कि कभी इसमें भूतकाल में यहाँ से मैग्मा निकला होगा या भूतकाल में क्या हुआ होगा, उद्गार हुआ होगा। वर्तमान में क्या है, स्थिति है शांत हो गया है, वर्तमान में इसमें कोई उद्गार नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में इस ज्वालामुखी से क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। इसीलिए प्रसुप्त मतलब कभी कभी उद्गार, लंबे कई वर्षों तक कोई उद्गार नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि सुरक्षित यह क्षेत्र, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र होगा वह सुरक्षित है, लेकिन अचानक फिर कई वर्षों बाद यहाँ क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को बोला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और इसका प्रमुख उदाहरण है इटली का विसुवियस। इटली का कौन सा, विसुवियस। ठीक है, अगली बात चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ एक बात याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित 3 ज्वालामुखी में से, सक्रिय ज्वालामुखी से, प्रसुप्त ज्वालामुखी में से, शांत ज्वालामुखी में से जो सबसे खतरनाक मानव सभ्यता के लिए, मानव समुदाय के लिए जो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी का कौन सा रूप है, तो आप बताएंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्यों खतरनाक है? यदि ज्वालामुखी एक्टिव है, लोगों को पता है कि यहाँ से गर्म पदार्थ, तरल मैग्मा या लावा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गर्म जल निकल रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में मानव क्यों बसेगा, वहां निवास नहीं करेगा, वहां घर मकान सभ्यता का निर्माण नहीं होगा। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी के क्षेत्र ऐसे दबे क्षेत्र होते हैं जहां मान लीजिए भूतकाल में उद्गार हुआ होगा, अब भविष्य में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में अचानक हो सकता है। तो ये खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि बीच के टाइम में जब लोगों को लगता है कि अब यहाँ यह क्षेत्र सुरक्षित है, तो हो सकता है वहां कोई मानव समुदाय रह सकता है, अपना मकान बना सकता है, घर बना सकता है, खेती कर सकता है। तो तमाम ऐसे क्षेत्रों में ये प्रस्फुटित हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले ज्वालामुखी पे आते हैं। शांत ज्वालामुखी का मतलब ये क्या है कि कभी उद्गार नहीं होता है। ये शांत ज्वालामुखी क्या है, इसमें बेसिकली कभी उद्गार नहीं हुआ, ये हमेशा क्या है, शांत है। लेकिन ज्वालामुखी की यहाँ कंडीशन, नीचे भूगोल शास्त्रियों ने अध्ययन किया और पाया कि यहाँ ज्वालामुखी की कंडीशन नीचे है, लेकिन कभी इस ज्वालामुखी में उद्गार या प्रस्फोट नहीं हुआ है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? एक देखिएगा, कोह सुल्तान, ईरान का, ईरान में पड़ता है कोह सुल्तान, पोपा फॉर म्यांमार, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, किलिमंजारो, ये बड़ा फेमस, ये कई बार पूछ लिया कुछ एग्जाम में। किलिमंजारो ये अफ्रीका का बड़ा फेमस ज्वालामुखी है। अफ्रीका में एक देश है कौन सा, तंजानिया। अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप का, वहां का एक फेमस ज्वालामुखी है किलिमंजारो। चिम्बरांजो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में चिम्बरांजो। तो इस प्रकार हमने देखे इस सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, शांत ज्वालामुखी क्या होता है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं, कुछ कि सबसे ऊंचा कौन सा है वगैरह वगैरह, और जो फेमस हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ज्वालामुखी से रिलेटेड और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, अक्सर सवाल आता है। देखिए विश्व से तो आता ही है कि विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि किलायू हवाई द्वीप यूएसए का किलायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन चूंकि आप भारत के निवासी हैं, तो भारत, देखिए ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी के अंतर्गत एक वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी, एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी, तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चूंकि हम भारत में रहते हैं, तो सवाल भूगोल से यदि आते हैं तो भारत के भूगोल से सवाल अधिक आते हैं। अभी हम कुछ दिनों में भारत के भूगोल की श्रृंखला शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या कह रहा था कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू। चूंकि भारत में हम रहते हैं तो भारत के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तो वही लिखा है मैंने कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एकमात्र मतलब भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है, वैरल द्वीप। इस बात को आपको भूलना नहीं है, इस बात को आप यदि भूल रहे हैं, मिस करेंगे तो ये अपने साथ धोखा दे रहे हैं। वैरल द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है सक्रिय, और कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, हमेशा याद रखेंगे, वैरल द्वीप। एक और अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी पाया जाता है, नारकोंडम। कौन सा पाया जाता है, नारकोंडम। तो अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, वैरल द्वीप और नारकोंडम। लेकिन अंतर क्या है कि वैरल द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी
बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। अब बात किसकी हो रही है, हाईएस्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। आपको याद रखना है कोटोपैक्सी इक्वाडोर का ये विश्व का सबसे क्या है, ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी फॉर इक्वाडोर। चलिए अगली बात करते हैं, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे विशालतम ज्वालामुखी मोना लोआ मोनोलोआ लिखा मिलेगा, तो मोनोलोआ कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप यूएसए। देखिए बार बार यूएसए आ रहा है, तो आप याद रखेंगे कि विश्व में जो सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, फिर से वही कहाँ मिलेंगे, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। और यूएसए जैसे हो गया आपका, ठीक है, जापान हो गया, चूंकि यहाँ भूकंप भी बहुत अधिक आते हैं तो ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सब आंतरिक क्रियाओं, पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के कारण ही देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ, याद रखें हवाई द्वीप। फिर एक और देखिए महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पूछा जाता है फ्यूजियामा, जा फॉर जापान, याद रखेंगे फ्यूजियामा। भूकंप सर्वाधिक किस देश में आते हैं, जापान में, ठीक है। सौर मंडल का अगला पॉइंट देखेंगे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था, किलायू था, यूएसए वाला। अब यहाँ देखिए सौर मंडल, विश्व में आप मान लीजिए पृथ्वी ग्रह की बात हो रही थी कि पृथ्वी ग्रह पर जो सबसे सक्रिय वो क्या, किलायू है। अब यहाँ क्या हो रही है कि पूरे सौर मंडल की, मतलब पूरे 8 ग्रहों में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ओलंपियस मॉन्स, ओलंपियस पर्वत भी बोलते हैं इसको। ये कहां पर है, ओलंपियस मंगल ग्रह पर स्थित है, वहां पर स्थित है मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। अर्थात आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे आपने सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय, ठीक है। हिमालय पर्वत क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि हिमालय की एक चोटी एवरेस्ट, आपको पता होगी कि माउंट एवरेस्ट, चूंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब माउंट एवरेस्ट किसकी ऊंची चोटी है, विश्व की, लेकिन माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है, किसका भाग है, हिमालय का भाग है, महान हिमालय का भाग है। अभी जब हिमालय पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको कि हिमालय को भी कुछ पार्टों में बांटा गया। तो हिमालय के, महान हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है आपको माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची चोटी होगी, सबसे ऊंचा पर्वत भी कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, सॉरी हिमालय। अब देखेंगे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपके माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा अधिक होगा ओलंपियस मॉन्स। ये बेसिकली देखिए ज्वालामुखी भी है, मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी भी किसका निर्माण करते हैं, पर्वतों का निर्माण करते हैं, ठीक है। लावा ठंडा हो जाता है जब भारी सतह पर क्या हो जाता है, पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो याद रखेंगे सौर मंडल का पूछा जाए तो आप ओलंपियस पर्वत बताएंगे या ओलंपियस माउंट मॉन्स बताएंगे, जबकि विश्व का पूछा जाएगा तो आप किलायू बताएंगे। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये लग रहा है फिर से लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं। कोटोपैक्सी का इक्वाडोर में, फ्यूजियामा ये भी लग रहा है दोबारा लग गया, चलिए कोई बात नहीं, जापान। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रशांत परिमेखला। प्रशांत परिमेखला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिंग ऑफ फायर किस महासागरों को कहा गया, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को क्या बोला गया, रिंग ऑफ फायर। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या आते हैं, भूकंप देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी। मैक्सिमम वोल्केनो इन द वर्ल्ड किस महासागर में मिलते हैं, प्रशांत महासागर में, इसीलिए इसको प्रशांत परिमेखला को क्या बोला गया, रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय, ठीक है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए ये पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अर्थात याद रखेंगे, कभी देश पूछा जाए, कभी महाद्वीप पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी स्थित नहीं है। तो देखिएगा इस प्रकार आपके जो है ज्वालामुखी टॉपिक से जो सवाल हो सकते हैं वो सब समेटने का हमने प्रयास इस वीडियो में किया, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पर भरोसा रखिए, टीचरों पर भरोसा रखिए, विश्वास अपना बनाए रखिए। वीडियोस को जितना अधिक लाइक शेयर कर सकते हैं उतना करिए, अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको वायरल करिए, इसको जितना अधिक पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाइए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।